उन्होंने साफ तौर से कहा है कि केदार घाटी में संचालित हेलीकॉप्टर सेवा के विरुद्ध कोई भी समस्या पंजीकृत नहीं होगी। अच्छा। कितनी बड़ी हिम्मत है। मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि मैंने 65 लोगों के लिए हमने एक बैठक आहूत की थी, उसमें चाय समोसे जो भी होता मतलब, लेकिन 1 घंटे की बहस के दौरान चर्चा के दौरान सिर्फ दो लोग जुड़े। ब्लैक टिकटिंग होती है बहुत बढ़िया, 20,000 से 30,000 50,000 तक ये लोग टिकट बेचते हैं। धामी सरकार जी की ये इस पे आप रोक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सरकार अभी 2-2.5 साल और रहेगी, तो संभवतः चंदा भी चाहिए। वर्तमान में बड़ी खुशी है कि बिना कोई सरकारी इमदाद के उपहार समिति 47 निर्धन कन्याओं की शादी में आर्थिक मदद पहुंचा चुकी है। माँ को एक समय के अनुसार उसको तुमने फिक्स कर दिया कि 1 महीने मेरी माँ है, अगले 1 महीने तेरी माँ रहेगी, अगले 1 महीने तेरी माँ रहेगी। विधायकों ने देखिए पेंशन बढ़ा दी है, मैंने सुना है, और उसके बाद जो राज्य मंत्री दर्जाधारी उनकी भी पेंशन बढ़ गई है। जबरदस्ती ऐसे पद क्रिएट कर रहे हैं ये लोग कि जिनका मतलब कहीं हमने सुना ही नहीं है। 2-2 5-5 उपाध्यक्ष बनने, डायरेक्टर इतने बड़े जिन्होंने हिंदी फिल्में बनाई हो बॉलीवुड की, तो उनके सामने मतलब एक्ट करना अपने आप में एक बड़ा नया अनुभव है। मंदिर के बाहर जो फुआर डांस करते हैं, और ये मुझे भी पसंद नहीं है। और क्या बाबा प्रसन्न हो जाएगा ऐसे करते हैं। घोड़े खच्चर गौरीकुंड पहुंच गए, यात्रा शुरू हो गई। उसके बाद जो है पशुपालन की टीम जाती है। जब घोड़े खच्चरों के मरने का सिलसिला निरंतर जारी होता है, उसके बाद तुम जो है उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, और टीम आ रही है तुम्हारे हिसाब से। प्रशासन ने या शासन के संबंधित मंत्रियों द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा, उत्तराखंड शासन द्वारा अगर इस पे फोकस किया जाता तो मेरे ख्याल से ये स्थिति आज नहीं आती। शूट करते हैं तो तब तक वो जहाज ये लगता है कि जैसे ये टिन उखड़ जाएगी। उसकी ध्वनि प्रदूषण होता है 40 डेसिबल से अधिक, उसको हम झेल रहे हैं। जो वहाँ पे धूल उड़ रही है वो हम झेल रहे हैं। जो सुबह 5:30 बजे से रात के 7 बजे तक ये उड़ रहे हैं वो हम झेल रहे हैं। तो ये हम झेलने के लिए पैदा हुए केदार घाटी वाले, और उसके बाद पैसे कमा के करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। और जो मैंने सुना कि भाई वो ठीक ठाक पैसा मंत्री संतरियों को भी जाता है, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं सबको मतलब उपहार समिति के बारे में पता है, और मेरे क्रियाकलापों के बारे में सबको पता है। कई बार मैंने इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई मतलब तैयार नहीं हुआ। और नेता तो मैं ये बोलता हूँ जब किसी का नहीं होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ राकेश सिरवाड़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार हिली पॉडकास्ट के माध्यम से उत्तराखंड गीत संगीत के, फिल्म जगत के और राजनीति के बहुत सारी शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के बहुत ही चर्चित वरिष्ठ पत्रकार विपिन सेमवाल जी, जो कि बहुत सारी बातों के लिए जाने जाते हैं। एक रंगकर्मी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और इसके साथ साथ एक अभिनेता भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है सेमवाल जी आज हमारे इस हिली पॉडकास्ट में आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने कई सालों तक पत्रकारिता की, उसके बाद समाज सेवा की, और उसके बाद आप लगातार समाज के जो मुद्दे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से आप उठाने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो या आप जो प्रोग्राम कराते हैं, चाहे समिति हो। तो सबसे पहले मैं वही जानना चाहूँगा जो उपहार समिति है, इसका क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य था इसका पीछे? धन्यवाद। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि आप पत्रकार थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी मैं पत्रकारी हूं बेसिकली, और 13-14 सालों से मुझे अखबारों में काम करने का मौका मिला और लगातार कर रहा हूं। बीच में जो मीडिया, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें भी बहुत सारे चैनल्स में मैंने काम किया है। और अभी वर्तमान में मेरा अपने जो YouTube चैनल है उपासना सेमवाल ऑफिशियल करके, और फेसबुक भी मेरा मोनेटाइज हो गया है। तो लगातार जो हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, तो उनको लेके मैं बड़ा प्रखर होता हूँ, लिखता भी हूँ, और साथ साथ एक्टिंग के माध्यम से, एक कॉमेडी के माध्यम से लोगों तक वो खबरें भी प्रचारित करता हूँ। उपहार समिति का वर्ष 2013 की आपदा के बाद, जो केदारनाथ जी की आपदा आई थी, उसके बाद एज ए रिपोर्टर बहुत सारे गांवों में मैंने परिभ्रमण किया, और ये पाया कि वाकई जो है लोगों की स्थितियां बड़ी प्रतिकूल है। तो जो केदारनाथ त्रासदी में जो हुतात्माएं थी, जो मृत आत्माएं थी, उनके लिए तो सरकार द्वारा, विभिन्न NGOs द्वारा, इंडिविजुअली स्तर पे उद्योगपतियों द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आर्थिक मदद मुहैया करवाई गई। साथ ही उनके बच्चों के लिए
स्कूल वगैरह वगैरह, मतलब काफ़ी जो है निःशुल्क जी, सेवाएं दी गई। लेकिन कतिपय ऐसे लोग थे कि जिनका कोई आश्रय नहीं था, पति बिल्कुल। गुजर चुके थे सही बात। और छोटे छोटे नौनियाल हैं। तो फिर मैंने एक लिस्ट बनाई और उस दौरान 2013 जून के बाद जुलाई से और दिसंबर तक बहुत सारे केदार घाटी के गांवों का भ्रमण किया मैंने। तो पाया कि वाकई जी, धरातल स्तर पे स्थितियां बड़ी बेकाबू हैं। तो उसके बाद मैंने कुछ मित्रों के सहयोग से गुप्तकाशी में जी, एक बैठक तय की। उसमें अपने जो मेरा उद्बोधन था उसमें यही था कि भाई ऐसे कई लोग हैं, जी, तो एक समिति का गठन उस पे जो है हमने चर्चा की। जी, तो आपको विश्वास नहीं होगा राकेश जी कि उसमें लगभग 65 लोग आए थे। बिल्कुल। और जब मैंने एक समिति की बात की कि भाई कुछ ऐसा कलेक्शन करके कि एकत्रित धनराशि से लोगों की सेवा की जाए, जी, तो उसमें सिर्फ 2 लोग जुड़े थे। बिल्कुल। तो एक मोहन बिष्ट जी हैं जो हमारे कोषाध्यक्ष है, वो तब से लेकर 7 साल हो गए अब तक जुड़े हुए हैं। जी, एक अन्य और वहाँ पे उद्योग कर्मी है दुर्गेश शुक्ला जी, और एक मैं ही था। जी, तो फिर मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि मैंने 65 लोगों के लिए हमने एक बैठक आहूत की थी, उसमें चाय समोसे जो भी होता है मतलब, सही बात। लेकिन 1 घंटे की बहस के दौरान, चर्चा परिचर्चा के दौरान सिर्फ दो लोग जुड़े। तो बड़ा मायूस भी हुआ। मैंने कहा बताइए, लोग जो है अपना मनोरंजन के लिए बहुत सारे जो है पैसे खर्च कर देते हैं, बिल्कुल सही। घूमना फिरना, मदिरा पान, जो भी मतलब अन्य चीजें हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं आते हैं। तो फिर हमने बड़ी मेहनत की सर। तो उसके बाद 3 लोगों ने स्टार्ट किया और एक समिति जिसको 1860 एक्ट में मैंने रजिस्ट्रेशन किया, और 2-3 साल तक तो मैं लोगों के घर घर गया। हमारे तमाम उद्योगपति केदार घाटी के, हमारे पत्रकार मित्र, कुछ अन्य जो नौकरी पेशा है उनसे मिला मैं इंडिविजुअली रूप से। और उसके बाद काफी लोग जुड़े, 20-25 के करीब जुड़े हैं 4-5 साल में। तो फिर हमने कुछ बेटियों की शादी की जिनके माँ बाप नहीं है, शादी इन द सेंस ये नहीं कि पूरा खर्चा किया। कई लोगों को हमने फर्नीचर मुहैया करवाया, कई लोगों को राशन वगैरह दिया, और कई लोगों को हमने हाँ मतलब श्रृंगार का सामान भी दिया। तो फिर फेसबुक के माध्यम से जो हमारे प्लेटफॉर्म है, सोशल साइट, उसके माध्यम से हमने प्रचारित किया। चूंकि मैं पत्रकार भी हूँ, तो अब विभिन्न अखबार और जो हमारे पत्र पत्रिकाएं, उनके माध्यम से मैंने ये प्रचारित और प्रसारित किया। तो बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो धरातल पे जाने के बाद उनको पता लगा कि भाई फलाने गांव की उस बिटिया को फर्नीचर किसने दिया, कि उपहार समिति ने दिया। फलाने बेटी की बिटिया के लिए राशन किसने दिया, कि उस उपहार समिति ने दिया। तो लोगों का रुझान देखा मैंने, एकदम जो है ग्राफ बढ़ने लगा। उसके बाद सर मैंने उपहार समिति के गठन के बाद 4 साल तक बहुत मेहनत की। उसके बाद लगातार फिर जब मुझे रिस्पांस आने शुरू हुए मैसेंजर के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से, तो उसके बाद लोगों के जुड़ने का सिलसिला निरंतर जारी रहा। और आज वर्तमान में 85 लोग, 85 लोग मेरी समिति से जुड़े हुए हैं। और ये प्रति माह 500 रुपए की धनराशि, एक सूक्ष्म धनराशि मैंने तय की हुई, वो एकत्रित करते हैं, हमारे अकाउंट में जो है क्रेडिट करते हैं। और उस एकत्रित धनराशि से एक बैठक के द्वारा, जो बैठक में निर्णय होता है कि भाई हमारे पास 2 बेटियों के आवेदन आ गए सपोज, और हमारे पास 50, 60, 70 हजार रुपए है, तो फिर या तो हमने 50-50 करना है, या जो ज्यादा नीडी है हमारा, तो हम सब लोग सदस्य जो है एक स्वर में, एक लड़की या 2 जैसे भी उस धनराशि का 50-50 करके उनके लिए देते हैं। और धनराशि कहीं हम देते नहीं है, हम सामान देते हैं। सपोज राशन दे दिया, राशन का जीएसटी बिल आ गया, तो हम चेक के द्वारा उसका पेमेंट करते हैं। तो वर्तमान में बड़ी खुशी है कि बिना कोई सरकारी इमदाद के उपहार समिति 47 निर्धन कन्याओं की शादी में आर्थिक मदद पहुंचा चुकी है, और 7 विधवाओं के और जरूरतमंद लोगों के मकान, जहां पे सरकार असफल होती है, प्रशासन असफल होता है, सरकार की नीतियां असफल होती है, वहां पे उपहार समिति आगे बढ़कर ऐसी महिलाओं का, ऐसे वृद्धों का, उनका आवास भी बनाते हैं। और वर्तमान में 12 छोटे छोटे बच्चों का जिनके माँ बाप नहीं है, उनको भी उपहार समिति ने गोद लेके उनकी शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है। ये तो बहुत कमाल की चीज बताई सर आपने कि ऐसा आप कर रहे हैं। तो कई सारी बातें, जब कोई एनजीओ या कुछ ऐसी कमेटी या ट्रस्ट बनता है, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें होती है कि लोग अपने फायदे के लिए उठाते हैं, फायदे के लिए ये सब बनाते हैं कि चलो हमें कहीं से फंडिंग मिल जाएगी, थोड़ा बहुत हम वहाँ दे के फिर उसको हम ऐसा करेंगे। लेकिन आप एक पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों में जब कोई पत्रकारिता करता है तो सैलरी की और कई सारी इतना मतलब मजबूती नहीं है। अभी भी हमारे उत्तराखंड की बात हो, चाहे दूर दराज कहीं भी हो, फिर भी आपने इतना बड़ा कदम उठाया और लोगों ने आप पे भरोसा किया, और आज
47 घर बस गए हैं, एक हिसाब से बस गए हैं क्योंकि आपने जी, किसी की बेटी की जब माँ बाप का साया नहीं था, एक कहानी मैंने पढ़ी थी आपकी उसमें कि माँ बाप गुजर गए थे और फिर वो लड़की आई, फिर ऐसा ऐसा हुआ। बिल्कुल। उसके बाद जब आप लगातार ऐसे काम करते हैं तो आपने कभी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे कभी आपने ये वार्ता करी कि हम ऐसा ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, हमें कुछ सहयोग की जरूरत है? ऐसे देखिए, अब बल तो ये है कि जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं सबको मतलब उपहार समिति के बारे में पता है और मेरे क्रियाकलापों के बारे में सबको पता है। कई बार मैंने इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से मांगने की कोशिश की लेकिन कोई मतलब तैयार नहीं हुआ। हाँ, जो हमारी वर्तमान की विधायक हैं श्रीमती आशा नौटियाल जी, तो उनके पति रमेश नौटियाल जी वो भी 4 साल से निरंतर हमारे उपहार समिति में धनराशि दे रहे हैं। तो ये मतलब उनका मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा कि लोग कहते हैं कि विधायक कोई वो अपने तक ही सीमित होता है, लेकिन भाई साहब जो रमेश नौटियाल उनके पति उन्होंने वाकई उपहार समिति के लिए कार्य किया। हालांकि हमारे जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सरकारी इमदाद ना आए तो बढ़िया है, क्योंकि भाई साहब राकेश जी उसके बाद क्या होता है कि जब सरकारी इमदाद आ जाती है तो वो ठीक ठाक आएगी लाखों में, तो आदमी जो मेरे साथ जुड़े हुए 85 लोग उनके दिमाग में हो सकता है 1% आए कि भाई 10 लाख आया था, सही बात, मतलब क्या किया क्या नहीं किया। आज तो मुझे कोई नहीं पूछता है, इतना भरोसा है कि मतलब वो पूछते ही नहीं कि भाई ये जो पैसा है वो कहाँ है। उनको पता है कि हमने एक उपहार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें सारी जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं, तो लोग देखते हैं कि वाकई जो है इतना बिल है, हमने वहाँ राशन दिया, एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, 2-3 फोटोग्राफ्स डालते हैं और धरातल पे कार्य दिख रहा है। तो हम लोगों की अपेक्षाएं ये है कि हम जो भी करें कि आपसी सहयोग से करें। हालांकि रजिस्टर्ड है, 12A है, ATG है, सब कुछ बैलेंस शीट है, ऑडिट रिपोर्ट है 7 साल की, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन आज तक ना तो मैंने कोशिश की है और भविष्य में मुझे लगता है कि मैं सरकारी इमदाद पे आश्रित नहीं रहना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो एक मोटा एक अमाउंट आ जाता है तो नियत में खोट उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं 500 रुपए की जो धनराशि उसी में संतुष्ट रहूं और भविष्य में निरंतर कार्य करता रहूं। जैसे कि एक बात आपने बताई कि जब पैसा ज्यादा आता है, कई बार गांव के प्रधानों के बारे में भी कहा जाता है कि लेटिंग में पैसा है वाला प्रधान अकेले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी बहुत सारी चीजें हमारे मतलब देखने को मिलती हैं। बात करेंगे, आप केदार घाटी के हैं, केदारनाथ का जो मार्ग है पूरा यात्रा पर निर्भर है। तो जब आपने बोला कि 2013 के आपदा के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम उपहार समिति बनाएंगे, कई सारे लोग ऐसे हैं बेसहारा हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, निर्धन हो गए हैं, तब आपने ये निर्णय किया। लेकिन अभी स्थिति क्या है केदारनाथ यात्रा की, किस तरह से चल रही है, पुनर्निर्माण हो रहा है और श्रद्धालु पिछले साल मतलब इस अभी जो रिकॉर्ड वो आया है, मतलब जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया है कि 26% कम है पिछले साल से। तो आप वहाँ देख रहे होंगे, तो कैसे लग रही है अभी यात्रा? देखो, अगर मैं केंद्र की मोदी सरकार की बात करूँ तो देखो, मैं पत्रकार हूं, तो हमारा रुझान किसी पार्टी के प्रति नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। जो अच्छा कार्य करेगा उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद 10 सालों में जो हमारी मोटर मार्गों की स्थिति भाई साहब ऋषिकेश से और केदारनाथ तक बनी है वो अप्रतिम है। सही बात। पूर्ववर्ती जो सरकारें जो भी रही हों, तो उनके द्वारा मतलब जो मार्ग था, तो अगर जाम लग गया तो 5-5, 8-8 घंटे का जाम था, लेकिन केंद्रीय जो हमारे मंत्रिमंडल में हमारे जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो उनके द्वारा जो मतलब एक युद्ध स्तर पे केदार घाटी या अन्य 4 धामों के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किए गए वो अप्रतिम है। तो दूसरा, थोड़ा सा 1-2 सालों में मैंने देखा कि जो केदारनाथ की यात्रा पे बड़ा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो हमारे सत्तासीन सरकार है उनके द्वारा कुमाऊं की ओर यात्रा डाइवर्ट किया गया। हो सकता है कि ये भी कोई कारक हो, क्योंकि पिछले साल हमने देखा है कि जो कैची धाम है तो वहां पे 10 से 15 घंटे का जाम देखने को मिला और हमारे यहाँ सड़कें खाली थी। हालांकि मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ जो हमारी सत्तासीन सरकार है, लेकिन कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की मंशा कुछ दूसरा ही इंगित कर रही है। और ये तो 4 धाम है, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं, और कैची धाम भी अपने आप में, सारे जो हमारे सनातनी सभ्यता के जो हमारे मठ मंदिर हैं वो अप्रतिम है ना। लेकिन जो 4 धाम की यात्राएं, केदारनाथ बद्रीनाथ जी तो मैन है ही, गंगोत्री यमुनोत्री, तो वहाँ भी जो कुमाऊं क्षेत्र है बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक सौंदर्य से लवरेज है, तो वहाँ भी यात्रा जानी चाहिए, बहुत बेहतर है। लेकिन थोड़ा सा केदारनाथ और बद्रीनाथ में है कि हम लोगों के 80%
लोगों की जो रोजगार है उसी पे टिका हुआ है। कोई रेस्टोरेंट है, किसी के होटल्स वगैरह है, घोड़े खच्चर है, डंडी है, पालकी है, जूस का कॉर्नर है और मतलब कई चीजें हैं। तो थोड़ा सा 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि विगत वर्षों की अपेक्षा यात्रा में बहुत भारी गिरावट आई है। और अभी की मैं बात करूँ तो इस बार घोड़े खच्चरों में एक इन्फ्लुएंजा बता रहे हैं कि कोई ऐसा एक कोई बीमारी घुसी थी। तो मतलब तत्काल प्रवासी प्रशासन द्वारा फौरी तौर से ऐसा कि भाई पहले आपके पशु पालन विभाग जो है गौरीकुंड पहुंच रहा है। ये सारी चीजें तो 2 महीने पहले भी ये तो पहले हो सकती थी, जब रजिस्ट्रेशन होता था होना चाहिए था। जांच करते। अब जब घोड़े खच्चर गौरीकुंड पहुंच गए, यात्रा शुरू हुई, उसके बाद जो है पशुपालन की टीम जाती है। जब घोड़े खच्चरों के मरने का सिलसिला निरंतर जारी होता है, उसके बाद तुम जो है उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो और टीम आ रही है तुम्हारी हिसार से, हरियाणा से 3 दिन बाद वो टीम पहुंचती है, फिर उनका ट्रीटमेंट होता है, उनके ब्लड सैंपल लेके लैब में भेजे जा रहे हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है, फिर आप जो है उसको उनको जो है मेडिसिन मुहैया करवा रहे हैं। तो बड़ा लंबा गैप। और भाई साहब मैं आपको बता दूं राकेश जी कि हमारी केदार घाटी की जो यात्रा है वो 15 जून से पहले तक की है, मतलब कपाट खुलने से 15 जून से पहले तक। ये बस 1 महीने या 40 दिन में ही लोग अपना कमा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद बरसाती सीजन शुरू होता है 2-3 महीने और वो भूस्खलन और जो भी वो त्रासदी का दौर होता है हमेशा से हम झेल रहे हैं केदार घाटी के लोग। और उसके बाद लास्ट के सितंबर अक्टूबर में तो बड़े न्यून मतलब 20 से 25% ही यात्री आते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग का दौर है, अगर उसी में हम लोगों ने या प्रशासन ने या शासन के संबंधित मंत्रियों द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा, उत्तराखंड शासन द्वारा अगर इस पे फोकस किया जाता तो मेरे ख्याल से ये स्थितियां आज नहीं आती और लोग कई घोड़े खच्चर वाले तो वापस आ गए। तो वर्तमान परिदृश्य की बात करूं तो केवल हेलीकॉप्टर सेवा, देखिए हेलीकॉप्टर सेवा में बताया जाता है कि बहुत बेहतरीन पैसा संबंधित मंत्रियों को या प्रशासनिक अधिकारियों को मिलता है। अब देखो मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है मैंने एक 2 साल पहले मैं गुप्तकाशी से हूँ, तो गुप्तकाशी के बगल में एक एविएशन है, आर्यन एविएशन। तो मतलब मेरा मकान है, मेरा एडिटिंग का काम है, मेरा बच्चा एडिटिंग करता है, फिल्में बनाते हैं हम। तो वो ऊपर का मैंने ऐसे ही बनाया हुआ, ये टिन का सेट, ताकि मैंने उसमें कैमरा और ये एडिटिंग की पूरी मशीन, लैपटॉप वगैरह लगे। और जैसे ही वो हम शूट करते हैं तो तब तक वो जहाज ये लगता है कि जैसे ये टिन उखड़ जाएगी, बिल्कुल हवा से, हाँ मतलब बिल्कुल आवाज भी और बिल्कुल झुके, ये लगता है जैसे 1 मीटर की ऊंचाई पे हवा ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो, ये लगता है। हमारी गायें नहीं भाई साहब, पहले गायें थी, उसके बाद जो है जैसे ये हेलीकॉप्टर 8-10 साल हो गए, वो मतलब कहीं भाग गई, वो दूध ही नहीं दे रही है। तो ये इसको लेके मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अपनी समस्या पंजीकृत की थी। कुछ दिन बाद उनका फोन आता है कि सर वो समस्या का निराकरण हो गया। नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन जो है कई महीनों बाद जो है डीएम साहब ने मुझे बुलाया था और हमारे गांव की प्रधान भी गई थी, संबंधित 2 हेलीकॉप्टर के प्रबंधक भी गए थे वहां पे। तो डीएम साहब ने जो पशुपालन विभाग है या एनएच के जो अधिशासी अभियंता वो सारे थे वहाँ पे, एडीएम साहब थे, तो उनको बड़ी हड़का दिया दोनों को, ऐसे कैसे ये करना वो करना, डाइवर्ट करना है। फिर मैंने सीएसआर फंड होता है इनका 10%, आप जो है सीएसआर फंड दिल्ली में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं तुम्हारी केदार घाटी में, सीएसआर फंड तुम जो दिल्ली में जमा कर रहे हो, तो दिल्ली का सीएसआर फंड तो दिल्ली में ही विकास कार्यों में जो है लगेगा। तो हम जो उसकी ध्वनि प्रदूषण होता है 40 डेसिबल से अधिक, उसको हम झेल रहे हैं। जो वहां पे धूल उड़ रही है वो हम झेल रहे हैं। जो सुबह 5:30 बजे से रात के 7 बजे तक ये उड़ रहे हैं वो हम झेल रहे हैं। तो ये हम झेलने के लिए पैदा हुए केदार घाटी वाले, और उसके बाद पैसे कमा के करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। और जो मैंने सुना कि भाई वो ठीक ठाक पैसा मंत्री संत्रियों को भी जाता है। और उसके बाद जब वो समस्या पंजीकृत हुई तो वहां पे तो डीएम साहब ने हड़का दिया। उसके बाद मुझे लगा भाई कुछ ना कुछ होगा। भाई साहब मैं घर आया तो फिर वही दूसरे दिन से फिर मैंने अगले को फोन किया जो वहां पे प्रबंधक है, अगले ने फोन ही नहीं उठाया। तो इनकी हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि मतलब डीएम साहब के द्वारा हड़काने के बावजूद भी उनको जो है बड़ी तल्ख शब्दों में कहा था कि वहां पे तो डर गए थे। ये या तो उन्होंने नाटक किया, मुझे लगता है, मुझे दिखाने के लिए मंत्री के साथ, हाँ डीएम साहब के सामने। उसके बाद यथावत स्थिति है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक आम आदमी जब ये स्टार्टिंग में आए तो पत्रकारों का भी इनको खौफ था
जी अनियंत्रित होकर चलते हैं। बताइए, हेलीकॉप्टर में जब स्विच ऑफ होता है, जी लैंड करता है, स्विच ऑफ होगा, उसके बाद उसके जो पंखे हैं उनका घूमना बंद होगा, यात्री बाहर आएंगे, उसके बाद दूसरे यात्री उसमें चढ़ेंगे, तब स्विच ऑन होगा, तब जाके वो जो है केदारनाथ की ओर प्रस्थान अभी करेगा। कुछ एक्सीडेंट के मामले भी कई होते हैं, प्रत्येक साल होते हैं। जी और मुख्य कारण ये, आप देखो बरसात में चल रहे हैं, कोहरा है, वो एक साल पहले जो घटना हुई 6 आदमी मरे, तो कोहरे में गया, वो चट्टान से भिड़ गया। तो मतलब ये चीजें जो है कब नियंत्रित होंगी, प्रशासन कब जागेगा, कुछ नहीं है मतलब। तो इस बार फिर मैंने शिकायत के लिए फोन किया था, मुख्यमंत्री शिकायत केंद्र जो उनका बना हुआ है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन, संबंधित मंत्री, यूकाडा, डीजीसीए से एक संदेश प्रेषित करना चाहूंगा कि आपने अपने शिकायत जो केंद्र है उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि केदार घाटी में संचालित हेलीकॉप्टर सेवा के विरुद्ध कोई भी समस्या पंजीकृत नहीं होगी। कितनी बड़ी हिमाकत है भाई साहब, बताइए राकेश जी। मतलब उत्तराखंड का एक पोर्टल है जिसमें शिकायत केंद्र है मुख्यमंत्री का। 2 साल पहले मैंने शिकायत की, उसका निराकरण नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन इस बार मैं फिर करना चाह रहा था, उन्होंने तल्क सब, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी, तल्क शब्द में बोला सर आप कुछ भी बोल दीजिए लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा के विरुद्ध कोई भी शिकायत दर्ज नहीं होगी। तो मैंने फिर मुख्यमंत्री को भी कहा उसी में, मैंने कहा अपने मुख्यमंत्री को बोल देना कि कितना पैसा तुम्हें मिलता है, अपने संबंधित जो मंत्री है, उड्डयन मंत्री, उनको बोल कितना पैसे, मुख्य सचिव को कितना पैसा जाता है। सही बात। वो केवल दूसरी छोड़ से ही जी सर हम क्या करें सर, अब वो मना किया सर, तो इसका मतलब बहुत अच्छा मोटा पैसा जा रहा है। बिल्कुल। और लोकल आदमियों के लिए भाई साहब लाइन में लगेंगे, लोकल आदमी के लिए आपको टिकट नहीं देते हैं। अगर किसी ने वहां पे थोड़ा बदमाशी कर दी, थोड़ा दबंगी, तो एक आध मिल जाएंगी, नहीं तो पैसा नहीं। और ये मुझे तो ये लगता है कि लगभग ब्लैक टिकटिंग होती है बहुत बढ़िया, 20,000 से 30,000 50,000 तक ये लोग टिकट बेचते हैं और पकड़े जाते हैं बाहर के, बिहार के, झारखंड के, और बदनाम हो रहा है उत्तराखंड। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन है, हालांकि मुझे पता है धामी सरकार जी की ये इस पे आप रोक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सरकार अभी 2-2.5 साल और रहेगी, तो संभव तो चंदा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन पहाड़ों की आबो हवा और जो हमारा पर्यावरण है उसको अनियंत्रित करके अगर कोई पैसा कमा रहा वो जायज नहीं है। और केदार घाटी की जनता वर्तमान में जो भाजपा सरकार से काफी लोग बहुत आजीज आ चुके हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो, केदारनाथ यात्रा से संबंधित हो। तो अपना तो विधायकों ने देखिए पेंशन बढ़ा दी है, मैंने सुना है, और उसके बाद जो राज्य मंत्री दर्जाधारी उनकी भी पेंशन बढ़ गई है। जबरदस्ती ऐसे पद क्रिएट कर रहे हैं ये लोग कि जिनका मतलब कहीं हमने सुना ही नहीं है। 2-2, 5-5 उपाध्यक्ष बनने, क्यों वो उपाध्यक्ष बनने में समझ नहीं पाया। 8-8, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा, मतलब एक और तुम्हारे पास रोजगार के साधन खत्म है, दूसरी ओर तुम 8-8, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है राज्य मंत्री के नाम पे हमारा लुटवा रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा। तो ये जो नीतियां हैं शासन की, मैं समझ नहीं पाया। और 2027 में शायद अगर ऐसा ही कुछ लगातार चलता रहेगा, यात्राएं प्रभावित होंगी हमारी, तो हो सकता है कोई नया विकल्प उत्तराखंड शासन में या केदार घाटी में, ये भी एक। अभी जो चुनाव हुआ इसमें भी लगभग यही चल रहा था, क्योंकि त्रिभुवन चौहान भी थे मैदान में, कांग्रेस के मनोज रावत भी थे, आशा नौटियाल जी भी थी। तो फिर भी मतलब बहुत अच्छी टक्कर थी। आपने जब ये चुनाव देखा, आपको क्या लगा कि जो जनता का मूड है वो कैसा था इस टाइम पे? ये देखिए, जो केदार घाटी की मैं अगर बात करूं तो हमारा, मैंने पहले भी कहा है कि पूरा डिपेंडेंट यात्रा पे 80%। अब तुम उसी यात्रा को अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने क्षेत्र के स्वार्थ के लिए जो है प्रभावित करोगे, और हमें सब पता भी चल रहा है कि भाई किन कारकों की वजह से ये यात्राएं प्रभावित हो रही है, सबको पता है। तो इसलिए उपचुनाव के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता ने एक स्पष्ट संदेश उत्तराखंड शासन को दिया है कि अगर यात्राएं प्रभावित होंगी कमोवेश, तो संभव तो कोई तीसरा विकल्प भी बन सकता है। अगर आप तीसरे विकल्प की बात करते हैं तो कौन होगा वो तीसरा विकल्प? देखिए, पार्टी या कोई व्यक्ति ऐसा कुछ हो? अब देखो, जो कांग्रेस से मनोज रावत जी हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं। वर्तमान में जो भाजपा की हमारी विधायिका है श्रीमती आशा नौटियाल जी भी, वो अपने आप में बड़े सभ्य और सुसंस्कृत हैं और बहुत सीधी हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कतिपय कारणों से लगातार विरोध, हमारी केदार घाटी में पुल निर्माण नहीं हुआ, रास्ता ब्लॉकेज है, या तुम्हारे घोड़े खच्चर में जो मैं बता रहा हूँ, तो कई चीजें जो है तो वो
अनुकूल नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय जो केदार घाटी के लोग जनता है तो उनके दिमाग में हो सकता है तीसरे विकल्प की ओर जो उन्मुख हो, ऐसा भी है। और वो कौन से विकल्प होंगे वो तो 2 साल बाद 2027 में पता चल जाएगा कितने लोग चुनाव लड़ते हैं। पार्टी इन 2 सालों में भाजपा अपने नीतियों को कितने प्रखरता से जो है ठीक करती है। कांग्रेस के जो हमारे निवर्तमान विधायक मनोज रावत जी वो क्षेत्र में अपनी उपस्थितियां, गांव में अपनी उपस्थितियां कितनी दर्ज करवाते हैं और लोगों को कितना जो है अपनी ओर जो है अट्रैक्ट करते हैं, ये उस पर डिपेंडेंट होगा। सिंहवाल जी, अभी यात्रा खुले हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, लेकिन बहुत सारी वहाँ से घटनाएं सामने आई। शुरुआत में भगदड़ मची, उसके बाद जो उद्घाटन हुआ मंदिर के, जो कपाट खुले गए उस दिन जो साज सज्जा वाले थे वो बाहर से थे, गुजराती थे, और जो वो वाले थे नृत्य वाले थे या संगीत वाले थे वो भी बाहर से आ रहे थे। तो कई सारे लोगों ने इसमें सवाल उठाया कि जब मोदी जी वहाँ आए थे, क्या बोलते हैं इसमें, हर्षिल में आए थे, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि उत्तराखंड को 12 मासी पर्यटन देंगे। उसके बाद कई सारे लोगों ने वो उस टाइम एक स्कीम भी दी थी उन्होंने कि घाम तापो पर्यटन। तो कई लोगों ने कटाक्ष भी किया कि जब फूल वाले गुजराती हैं या कोई भी हैं तो उत्तराखंड वाले खाली घाम तापने के लिए बना रखे हैं। जी हाँ, इसका उत्तर मैं ये दूंगा कि जब ये फूल वाला बड़ा वायरल हुआ था, कई लोगों ने अखबार के माध्यम से सोशल साइट्स पे डाला था, तो मैंने धरातल पे जाके जो है इसका शूट किया तो पाया कि गुजरात से जो हेलीकॉप्टर आया था तो वो फुल सर निःशुल्क थे। वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हमारी बात हुई थी उनसे। उन्होंने कहा भाई केदारनाथ में अंबानी इतना प्रत्येक साल अंबानी जी मेरे ख्याल से 2-2-2.5 करोड़ केदारनाथ और बद्रीनाथ को देते हैं। तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम फूल तो दे सकते हैं। तो जो भी रहे होंगे उद्योगपति उन्होंने निःशुल्क वो फूल दिए थे, ये मैं आपको बता दूं। बाकी जो नृत्य की टीम आई थी वो उनका कोई पैसा नहीं दिया। हाँ, उनको पैसे नहीं दिया है उनको, मतलब इन्होंने उत्तराखंड शासन द्वारा लेटर जारी किया गया था जो मैं सुनने में आ रहा है, बाकी तो अब यही जाने कि भाई कई सारी टीमें चयनित हुई थी। जब इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ केदारनाथ धाम के दर्शन फ्री में हो जाएंगे आपको, लेकिन जो है इसका पैसा नहीं दिया जाएगा। जो फूल का तो मुझे 100% है कि वो, क्योंकि हमारी बात हुई है। और नृत्य का ये है कि बताया जा रहा है कि वो निःशुल्क मतलब आए थे, वो अपनी संस्कृति को केदारनाथ में स्थापित करने के उद्देश्य से। जैसे कि आप उसी घाटी के निवासी हैं, केदार घाटी के, तो आपने केदारनाथ यात्रा बहुत सालों से देखी होगी, है ना? जब बहुत सारे, जब इसको हम मोक्ष धाम के बारे में जानते थे कि बड़े बुजुर्ग आते थे यार, जिसको मोक्ष की प्राप्ति होती थी यार, अंतिम समय पे आते थे केदारनाथ यात्रा। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, लोगों ने इसको एक ट्रैक बना के रख दिया है। चाहे आप कहीं का भी श्रद्धालु आए वो इसको एक ट्रैक के माध्यम से देख रहा है। टूरिस्ट प्लेस बन गया है केदारनाथ धाम, चाहे ब्लॉगर हों या रील वाले हों, कई सारे मामला हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड हो या इंटरनेट का जमाना हो, इसमें कितना फर्क पड़ता है जो हमारी आस्था पे? देखिए, अगर मैं अध्यात्म की बात करूं तो बिना शांति के अध्यात्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप कोई भी मंत्रोच्चारण करें तो केदारनाथ में लगातार जो भीड़ बढ़ने का सिलसिला 2013 की आपदा के बाद जारी हुआ, क्योंकि 13 की आपदा पूरे विश्व प्रसिद्ध थी। उसके बाद लोगों का रुझान ये हुआ कि केदारनाथ कहाँ है, क्या है। और फिर केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद, क्योंकि मोदी जी का लगातार रुझान है, प्रत्येक वर्ष वो जाता ही है, तो उनका देखा कि हृदय से वो केदारनाथ से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए लोगों का रुझान ये भी था कि भाई केदारनाथ में जाना है। लेकिन उन लोगों को मैं एक संदेश आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहूंगा, उत्तराखंड शासन हो या श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्षों पदाधिकारियों के, कम से कम मंदिर परिसर से बाहर, आप मंदिर परिसर से बाहर जो है अपने फोटोग्राफ्स लीजिए, क्योंकि उसमें मनाही नहीं है। जरूरी भी अपने यात्रियों को चिरंतन संजोने के लिए वो फोटोग्राफ जरूरी है, लेकिन आप मंदिर के बाहर जो फुआर डांस करते हैं, और ये मुझे भी पसंद नहीं है। और क्या बाबा प्रसन्न हो जाएगा ऐसे कृत्यों से? मुझे लगता है कि उनकी शांति, क्योंकि वो तो तपस्या में केदारनाथ में, हिमालय में जो केदारनाथ में तपस्या में लीन है, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए जो ये चौंचले अख्तियार किए जा रहे हैं इन लोगों द्वारा, तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार द्वारा पूर्ण रूप से विराम लगाने की आवश्यकता है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा। और ऐसे तीर्थ यात्रियों से या ऐसे पर्यटकों से मेरा अपना आग्रह है कि आप सिर्फ अपने व्यूज और अपने जो कंटेंट के लिए जो है आप इतनी आपकी निम्न स्तरीय जो गरिमा है, जो सोच है, उसको खत्म करें। और मतलब वहां पे अगर आप जा रहे हैं, कोई भी, चाहे वो बच्चा जा रहा हो, चाहे वृद्ध जा रहा हो, तो एक आस्था के लिए, एक शांति के लिए
मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए और केदारनाथ गेट के बाहर आप आके अपना जो रील्स वगैरह बनाते हैं वो बना सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा, इससे बड़ा एक अप्रत्यक्ष प्रभाव मैंने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में एक संदेश प्रेषित किया जा रहा है इन रील्स के माध्यम से कि भाई लूट मची हुई केदारनाथ में, आपने देखा होगा महंगाई है। तो मैं बता दूं कि भाई साहब, जो लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से गुप्तकाशी से, फाटा से वहां पे पहुंचते हैं केदारनाथ में, क्योंकि वो तो अपना 10-12 हजार रुपए लेके आ गए, उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल निकाल दिया, रील बनाना कि भाई ये बिस्लरी की बोतल कहते हैं कि 60 रुपए की, अरे बताओ ये तो 20 की आती, क्योंकि उनको पता नहीं ना कि जो वो 18 किलोमीटर की चढ़ाई है, 2 बिस्लरी के एक खच्चर में भाई साहब 12, 24, 48, 50 बोतलें आती है एक खच्चर में, खच्चर 4000 रुपए लेता है। तो वो जो बिस्लरी की बोतल है वो 51 रुपए और 25 पैसे यानी 52 रुपए की पड़ती है। तो क्या उसमें इतना अधिकार नहीं कि वो 10 रुपए कमाए, 60 रुपए की बिक जाए? पराठे बोलते हैं कि 60 रुपए का है, नीचे 40 रुपए। अभी तुम जाओ ना, एक क्विंटल अगर वो आलू खच्चर के माध्यम से जा रहा है तो 5000 रुपए, 4000 रुपए का तो खच्चर पड़ गया। उसके बाद फिर वहां से जहाँ पे घोड़ा पड़ाव है, घोड़ा पड़ाव से 1 किलोमीटर दूर जो है केदारनाथ पड़ता है, घोड़ा पड़ाव लगे, फिर वहां से नेपाली के द्वारा फिर वो लेके जाएंगे तो 500-700 हजार रुपए, तो 5000 का तो तुम्हारा वो पड़ गया। तो महंगाई भाई, इनको तो उनका वो देना चाहिए, क्या बोलते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहिए स्थानीय लोगों का कि जो वहां पे रह के आप लोगों को लिए जो है कम पैसों में। आप देहरादून में, अभी मैं एक फिल्म की शूट में गया था, शूटिंग में, तो एक 3 स्टार होटल तथाकथित बताया गया था, तो मैं रुका वहां पे, तो उन्होंने जो है दूसरे दिन बिल बनाया कि भाई, मैंने जबकि रात का सिर्फ डिनर किया था, तो बिल बनाया कि 450-500 रुपए का। मैंने कहा सर क्या, कि भाई देखो ये बिस्लरी की 110 रुपए की, 120 रुपए की बिस्लरी। मैंने कहा बिस्लरी 120 रुपए की? बोला हाँ सर, वो तो आप मेन्यू में देख लीजिए, मैं देख नहीं पाया। मैंने कहा ये तो आपका शहर है देहरादून, यहाँ पे मतलब ऐसा क्या है कि जो, चलो केदारनाथ में तो 100 रुपए की भी होती तो चल जाता, और तुम देहरादून या दिल्ली जाओ, आप किसी मुंबई जाओ, बड़े बड़े होटलों में 2-2, 250 रुपए की बिस्लरी की बोतल है, आपका पराठा जो है 120 रुपए का, कॉफी आपकी 200 रुपए की है। तो ऐसे शहरों के लिए इन लोगों के पास जो ये रील्स बनाते हैं और हमारी केदार घाटी को बदनाम कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। अपने शहरों में कितने लोग पिज्जा बर्गर के नाम पे लुटे जा रहे हैं, कितने लोग जो ब्रांडेड कपड़ों के नाम पे लुटे जा रहे हैं, वो कोई बात नहीं। आप जो है एक शराब की बोतल में जो रेट चश्मा होता है उसमें 100-150 रुपए वो एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, और बिल्कुल अड़ियल रवैये से ले आते, दबंगे इसे दे दे भाई, नहीं तो बोतल नहीं दे रहे, और वहां पे तो आप जो है प्रतिकार नहीं करेंगे। और केदारनाथ में जहाँ पे आध्यात्म में आस्था है और कितने कष्टों के बाद आप वहां पे पहुंचते हैं और उसकी शांति को महसूस कीजिए ना, तो आप जो है प्रचारित कर रहे हैं कि यहाँ पे तो लूट मची हुई है। मैं तो केदार घाटी का हूँ भाई साहब, मुझे पता है कि वो बिस्लरी की बोतल आपको 100 रुपए में बेचनी चाहिए उस हिसाब से। तो ये कई चीजें हैं भाई साहब, और मैं उत्तराखंड शासन से यही मैं अनुनय करूंगा, BKTC के अध्यक्ष जो हमारे द्विवेदी नए बने हैं, उनसे मेरा अनुग्रह है, और आपके चैनल के माध्यम से भी, कि आप इन सब चीजों पे बंदिशें लगाना शुरू कीजिए। जो रील्स, ये फोड़पन, ये नृत्य, ये गाना, ये ढोल, ये नगाड़े बज रहे हैं, तो हमारे शिव शंकर की तंद्रा भंग हो रही है, और वो दिन दूर नहीं, अगर तीसरा नेत्र उनका दोबारा खुल गया तो हो सकता है कि बड़ी त्रासदी आ जाए। तो निवेदन है सरकार से। जी राजेश जी। तो सिमाल जी, जैसे कि आपने बताया कि चलो केदारनाथ यात्रा पे भी बात होगी, यात्रा आपकी जो आपने सामाजिक कार्य था उस पर भी बात होगी। अब आते हैं हम आपके जो एक हॉट टैलेंट है, आप पत्रकार तो हैं, आप इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। ये हमने झलक कई सालों से देख रहे हैं, पिछले 5-6 सालों से हम आपको ये जो अभिनेता देख रहे हैं कि आप छोटी छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो से या शॉर्ट फिल्म से एक समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो ये जो टैलेंट था ये कहाँ से आया आपके अंदर? जी देखिए, कुछ वर्ष पूर्व जब ये कोरोना काल लगा था, मेरी वाइफ है, उनका नाम है उपासना सिम्बल, और वो उत्तराखंड की कवयित्री हैं, लगभग 100 से अधिक कवि सम्मेलन कर चुकी है, और पूरे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पे। तो जो तत्कालीन रुद्रप्रयाग के DM थे श्री मंगेश गिलियाल जी, तो उनके द्वारा उनको पता था कि मैं लिखता भी हूँ कहानियां वगैरह, मेरी बहुत सारी पत्र पत्रिका सरसल, गृह शोभा, कादम्बनी में मेरी कहानियां पब्लिश हुई है, मैंने 2 नॉवल भी लिखे हैं। तो फिर मंगेश गिलियाल जी जानते थे कि मैं लिखता हूँ, तो एक बार उन्होंने कोरोना काल में ऐसी वार्ता, हमारी लगातार वार्ता होती है एज ए रिपोर्टर, तो उन्होंने कहा था यार सिम्बल जी, हम ये चाहते हैं कि जो ये प्रवासी बाहर से घर आ रहे हैं भाग के प्रथम दौर में जागरूक करना, हाँ, तो उसको अवेयर करने के लिए वो आते हैं अपने घर में सीधे जा रहे हैं, तो कम से कम फिर क्वारंटाइन रखो। तो वो विरोध कर रहा है कि मैं क्यों रहूंगा 14 दिन 16 दिन क्यों रहूंगा, इस टाइप से। तो उनको अवेयरनेस के लिए आप जो है एक
फिल्म बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो कलाकारों की जरूरत थी, आज वो दिवंगत होगी, आपके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि बामणी फैम, मेरी बामणी फैम नवीन सेमवाल जी यहीं फंसे हुए थे देहरादून में। तो फिर मैंने मंगेश घिल्डियाल जी से एक अनुरोध किया कि सर मुझे नवीन सेमवाल जी चाहिए। तो उन्होंने किसी सरकारी वाहन से देहरादून से नवीन सेमवाल जी घर पहुंचे केदार घाटी। तो हमने एक फिल्म शूट की थी वहाँ पे। तो असल में क्या है कि मैं तो डायरेक्टर के रूप में कैमरे के पीछे ही था। मेरी मैडम भी जो है संवाद लिखती, स्क्रिप्ट राइटर हुई थी। तो एक उसमें किरदार है, पहली फिल्म थी कि घोर रात सुरक्षित रहा। तो वो सबसे पहले कोरोना काल की पहली फिल्म थी हमारी, और उसके बाद ही हमने उपासना सेमवाल ऑफिशियल यूट्यूब शुरू किया था, क्योंकि उसमें मिलियन में व्यूज गए थे। और तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत जी ने भी अपने फेसबुक के माध्यम से उसको प्रचारित किया। तो विभिन्न कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते उन्होंने जो है उसको अपने फेसबुक वॉल से शेयर किया था। तो फिर वहां पे एक किरदार था प्रधान का गाँव में, जो कि एक अड़ियल टाइप का, गुस्सैल प्रवृत्ति का। तो हमने बहुत सारे लोगों के ऑडिशन लिए, कोई कर ही नहीं पाया। मैं सिखा रहा था, मतलब उनको 2-3 लड़के जो आए थे कि भाई आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, नहीं कर पाए। तो मेरी वाइफ उपासना सेमवाल जी ने बताया कि बताइए जब आप कर ही रहे हैं, आप दूसरे को सिखा क्यों रहे, आप खुद कीजिए। तो फिर मैं घुस गया। तो ऐसा घुसा कि उसके बाद लोगों ने, अब पता नहीं सही हुआ कि नहीं हुआ, भगवान जाने, पर लोगों ने बड़ी तारीफ की उसमें। तो फिर उसके बाद जब उसके व्यूज मिलियन में गया, तो फिर एक, अब क्योंकि कोरोना काल में तो सब घर ही पे थे, तो मनोरंजन, मतलब डिप्रेस्ड थे लोग। तो मुझे लगा कि इस बार जो है इस अवस्था में डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कुछ मनोरंजन किया जाए लोगों का, कॉमेडी फिल्म। तो फिर नवीन सेमवाल और मैंने मिलके बहुत सारी मंगतू रिटर्न, और जो आप बता रहे लोकार्पण के त्रिभुवन चौहान जी, हमारे ड्राइवर डिलीवर जिसको हम बोलते थे, गढ़वा डिलीवर। तो डिलीवर की भूमिका में त्रिभुवन चौहान ने बहुत सारी फिल्में की हमारे साथ। मंगतू रिटर्न हो गया, करवा चौथ मंगतू के गुलाब के फूल, घोर रात सुरक्षित रहा, बड़ा ना लगा, कुछ बहुत सारी फिल्में आई। कीस का बवाल, हाँ वो कीस का बवाल, वो बहुत सारी, मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 12-15 फिल्म हमने शूट की थी। और बहुत बेहतरीन उनका मतलब जो प्रत्युत्तर आया था, मतलब लोगों ने बड़ी सराहना की कि भाई हम डिप्रेशन में चले गए थे। सेमवाल जी फोन करते थे कि आपकी फिल्मों को देख के हम 10 बार देख रहे हैं, कि भाई हंसी के साथ साथ एक संदेश, चाहे पलायन पे हो, कई लोग वापस आए। तो उन्होंने अपने हमारे केदार घाटी में अपने रेस्टोरेंट खोले, जो मुंबई में थे फंसे हुए, इंदौर में थे, दिल्ली में थे, वो आए। तो उन्होंने सराहना की हमारी कि भाई साहब आपने बहुत अच्छी फिल्में बनाई। उसके बाद धीरे धीरे हमारे भाई साहब नवीन सेमवाल जी की मृत्यु के बाद तो ऐसा उस लेवल का कोई कलाकार मुझे मिला नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों, बच्चों के ऑडिशन लिए, नहीं मिल पाया। हम दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो कहीं दिखी नहीं मुझे। तो उसके बाद जब हमारा चैनल लगभग बहुत ग्रो जो कर रहा था वो खत्म हो गया, क्योंकि 1-1.5 साल बाद, क्योंकि उनके मरने के बाद 1.5 साल तक हमने उस चैनल पे कुछ डाल नहीं पाए। मतलब एक खौफ था, एक डर था, फिर दूसरा ये था कि यार मतलब ऐसा ठीक नहीं है, हमारे साथ का चला गया और हम फिल्में बना रहे, तो बहुत सारी चीजें थी वो नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद जब कलाकार नहीं मिले तो अचानक फिर मैंने 2 महीने पहले से फेसबुक के माध्यम से किसी ने सजेस्ट किया कि भाई साहब देखो आप खुद करो, जो भी करना है आपने, तो आप फेसबुक के माध्यम से भी प्रचारित करते हैं। तो फेसबुक मैंने शुरू किया 2 महीने पहले, तो फिर अभी 8,000 उसमें हो गए हैं फॉलोवर्स। तो मैंने कहा यार लोगों का तो 1000 नहीं हो रहा, मेरे तो 8,000 तुरंत हो गए। उसमें 10-12 छोटी-छोटी 2-2.5 मिनट की वीडियो अपलोड की है मैंने, तो मोनेटाइज भी हो गया वो। तो अब इसी रूप में भाई लोगों का मनोरंजन करेंगे कि बहुत सारे लोगों को जो डिप्रेशन के शिकार थे, अगर हमारी फिल्में देखे, उस कॉमेडी को देखे, मनोरंजन को देखे, अगर वो वाकई जो है स्वस्थ हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस ओर कार्य करना चाहिए। जैसे कि आप बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं आप, तो जो एक सोच होती है, एक तो आप उठाते हैं समसामयिक मुद्दे। जब अभी हाल में मैंने एक वीडियो देखी थी मदर्स डे पे, अच्छा हाँ, कि आज 29 तारीख है, 30 तारीख को भेजना। तो ऐसे जो थॉट्स आते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं कि गलदम सलदम होगी, संतो भवंतो, बहुत सारे जो वीडियो हैं, बहुत सारे लोग हमारे दर्शकों ने आपको देखा होगा पहले भी। और कैसा आता है ये कंटेंट, कैसा आता है, फिर उसकी स्क्रिप्टिंग या डायलॉग राइटिंग कैसा होता है सब कुछ? ये देखिए सर, जैसे अभी बैठे हुए कई चीजें, जो भी फिल्में बनती हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, उसमें कहीं ना कहीं साउथ की कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं कंटेंट वही तो बनता है जो हम धरातल पे देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकली होता है। तो उस दिन मदर्स डे था जो आप बता रहे हैं, मैं एक शूट में गया था इधर जौनपुर जौरसार की, और एक बड़ी पर्दे की फिल्म है मार्चा, उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे डायरेक्टर है शिव नारायण रावत जी, तो उनके दिशा निर्देशन में ये फिल्म बन रही है। तो वहां पे ऐसे बैठे हुए थे, तो अचानक
मेरी शूटिंग हो गई थी, मैं बैठा हुआ था गाड़ी में, तब तक एक व्यक्ति फोन कर रहा था वाकई कि भाई माँ माँ आएगी, आ गई, मतलब अपनी पहाड़ी भाषा में बोल रहा था कि यार, बल्कि वो 20 दिन में आ गई थी। तो उसके भाई ने बोला देखो तेरी भाभी की तबीयत खराब है तो इसलिए मैं तेरे पास पहले भेज रहा। यार भाई साहब की वो बोला था अभी तो 20 ही दिन हुए। तो फिर मैंने उसको पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं, हालांकि वो थोड़ा पहले शर्माया, फिर बोला सर ऐसा ऐसा है, मेरी वाइफ की तबीयत भी खराब है और भाई ने बोला था कि 1 महीने माँ को रखूंगा। तो मेरे को बड़ा ताजुब हुआ कि ऐसे भी व्यक्ति हैं कि मतलब जब तुम्हारे 2-2, 3-3 बच्चे हुए तो माँ ने तो कभी जो है उसमें विभेद नहीं देखा 3 बच्चों में, और आज तुम मतलब माँ को एक समय के अनुसार उसको तुमने फिक्स कर दिया कि 1 महीने मेरी माँ है, अगले 1 महीने तेरी माँ रहेगी, अगले 1 महीने तेरी माँ रहेगी। तो अचानक मेरे दिल में कौदा, वो मेरे मन में, मस्तिष्क में तो कपड़े पहने हुए थे, मैं उसमें एक मंत्री, कृषि मंत्री के रोल में हूँ मैं, तो जो गुंडई करता है उस टाइप से का एक रोल है। तो अचानक कपड़े पहने तो मैंने कहा ये भी स्क्रिप्ट बढ़िया है भाई। तो मैंने किसी बच्चे को मोबाइल पकड़ाया और उसके बाद वो शूट किया। तो ऐसे ही मतलब ये अचानक कभी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ आदमी सीख जाता है, तो उसी पे मैं कंटेंट बना के तुरंत जो है अपलोड भी कर लेता हूँ, ये उसमें है। चलिए, आपने ये तो बता दिया कि आप कंटेंट कैसे बनाते हैं, लेकिन आप लगातार जब इस लाइन में काम कर रहे थे तो आप अब उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री में भी आप आने वाले हैं। अभी हाल ही में आपने जैसे बताया कि मैं मार्चा की शूटिंग में था, या कैसे मिली आपको मार्चा की, जो आपने किसने आपको अप्रोच किया? हाँ, ये बड़ा दीगर प्रश्न है। असल में एक साउथ के डायरेक्टर हैं, बल्कि उत्तराखंड के हैं, कोटद्वार से, शिवनारायण रावत जी, उनका हमने पॉडकास्ट कर हाँ बिल्कुल राइट। तो अचानक ये मेरी जो प्रेमचंद अग्रवाल वाली मैंने 2-3 वीडियोस बनाया तो मिलियन में गई है वो, तो मेरे ख्याल से कहीं से उनके पास वो आ गया होगा। तो उनको किसी हेमंत पांडे भी, एक पहले हमने फिल्म बनाई ग्वालदम थराली, उस साइड शूट हुई थी वो, तो उसमें जो है उसका नाम है बोलिया काका, उसमें हेमंत पांडे जी भी हैं, तो मैं समधी के रोल में हूँ। तो मेरे ख्याल से वहां गए तो उनको समधी मिला नहीं, जो बताया गया था कि वह किसी ने डेट दी थी वो कैंसिल कर दी। तो अचानक परसों से शूट था हमारा, तो फिल्में मेरे ख्याल से देख रहे थे शिवनारायण जी, तो उन्होंने अचानक ये बोला कि भाई ये लड़का कहाँ का है, क्या है। तो एक व्यक्ति हमारे उखीमठ का अशोक नेगी, हाँ, तो वो भी फौजी के रोल में था। तो अचानक उन्होंने कहा भाई साहब ये तो हमारे गुप्तकाशी से है, बोला कर लेंगे, बोला बिल्कुल कर लेंगे, तो बोला कि फोन मिलाइए। तो अशोक जी ने बात की, फिर उन्होंने डायरेक्टर साहब ने, क्योंकि इनका नाम बड़ा मैंने सुना हुआ था बहुत पहले से कि बहुत उम्रदराज भी है, लेकिन बहुत जबरदस्त निर्देशन इनका। तो जब इन्होंने कहा तो मैं कुछ पूछ ही नहीं पाया, मैंने कहा सर बिल्कुल, कह के आप कर सकते हैं। मैंने कहा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि पहली बार मैंने जो है वो 8-10 कैमरे देखने हैं, डायरेक्टर देखने हैं, को डायरेक्टर देखने हैं, ड्रोन्स देखना है। हम तो अभी छोटे कैमरों से जो है शूट करते थे, और खुद डायरेक्टर, खुद स्क्रिप्ट राइटर, खुद बच्चा मेरा जो है एडिटिंग करता है। लेकिन नया कलेवर था, तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, तो ग्वालदम उतर गया। तो मतलब प्रभु की ऐसी आशीर्वाद भगवान का रहा कि बहुत बेहतरीन हुआ। तो फिर उन्होंने भी डायरेक्टर साहब ने बड़ी तारीफ की, और अभी जो दूसरा इन्होंने शूट किया मार्चा, जौनपुर जौनसार, और इधर जो है कालसी साइड, वो 6-7 दिन रह के आया हूँ मैं। तो उसमें कृषि मंत्री का रोल है, जो उत्तराखंड का कृषि मंत्री है, और वो चूंकि एक ऐसा बच्चा उसमें किरदार है कि जो 1 करोड़ के पैकेज को लात मार के लंदन से वापस आता अपने घर की ओर। तब वो ये देखता है कि हमारे सारे जो पुंगड़े पटले हैं वो सूख चुके हैं, खेती बाड़ी है, तो क्यों ना जो है इनको जो है पुनर्जीवित किया जाए। तो उस पर शोध करता है अपने प्रोफेसर की मदद से। तो ऐसे एक बीज और खाद का निर्माण करता है कि थोड़ा सा डालने के बाद बहुत ज्यादा उपज होती है। लेकिन जब वो मंत्री के पास पहुंचता तो मंत्री अपने पैसे के चक्कर में कि हमें क्या फायदा है, बिल्कुल माना अगर जो है ये वहाँ खेतों में कुछ उगाएगा भी तो हमें क्या फायदा है, काश्तकार है तो मर रहे तो काश्तकार। तो इस रूप में जैसे अमूमन सोचा जाता है मंत्री संतरियों द्वारा, या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे हैं, पर कतिपय ऐसे लोग हैं। तो उसमें एक किरदार है, फिर जो है ऐसे एक हीरोइन को मारने के चक्कर में मेरा अपना बेटा उसमें विलेन है, जो भू माफिया है, जो अभी आपने देखा हो कि मोहित डिमरी के बैनर तले वो बेचारा कितना काम करा उत्तराखंड में भू माफियाओं के विरुद्ध। तो वो मेरा बेटा भू माफिया रहता है उसमें, कि जो उसकी जमीन, क्योंकि उसकी नजर उस जमीन पे लगी हुई थी और ये जो है उसमें खेती करना चाह रहा था। तो हमारा मंत्री का उसमें ये था कि हम अपना 5 स्टार होटल उसमें बनाना चाह रहे थे, मतलब। तो चूंकि अब वो लड़का, उसने बड़ा आंदोलन किया, तो उसके बाद मतलब कृषि मंत्री को भी झुकना पड़ा।
तो एक सकारात्मक संदेश प्रदेश सरकार को उस फिल्म के माध्यम से दिया गया है और भविष्य में भी 3 फिल्में और साइन करके आया हूँ मैं। अरे वाह, बहुत तो मैं उसमें भी संभवतः तो कैसा महसूस कर रहे हैं छोटे पर्दे से मोबाइल स्क्रीन से लेकर अब बड़े पर्दे? नहीं, बहुत बेहतरीन और बड़ा सीखने को मिलता है बड़े लोगों के साथ काम करने में, क्योंकि देखो हेमंत पांडे जी तो ऐसे ऐसे मुंबई से कलाकार हैं, दिल्ली से, मतलब जिनको हमने छोटे पर्दे या बड़े पर्दे पे देखा है, बहुत वर्षों से देखते आ रहे हैं, उनके बीच में कार्य करना। और मैं आपको बता दूं सारे थिएटर के कलाकार हैं और मैं तो ऐसे ही मतलब घर ही में बैठ के सीखा हुआ एक व्यक्ति हूँ, तो उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना, डायरेक्टर इतने बड़े बड़े जिन्होंने हिंदी फिल्में बनाई हो बॉलीवुड की, तो उनके सामने मतलब एक्ट करना अपने आप में एक बड़ा नया अनुभव है और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश की है कि मैं मतलब जो मेरे को अभिनय दिया गया है तो उसमें 100% मैं सफलता पाऊं और मुझे लगता है कि शायद बहुत बेहतर किया है। आप जरूर बोलिया काका देखना और मार्चा तो मेरे जितने भी आप लोगों के दर्शक है, आगामी महीनों में 2 फिल्में आने वाली हैं, गढ़वाली फिल्म बोलिया काका और मार्चा, वो आप जरूर देखें। सवाल जी जन के आपन बहुत सारी जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई कि भाई एक्टिंग हो गई, ये हो गया, मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी वाइफ है, धर्मपत्नी है उपासना सेमवाल जी, वो एक खुद कवियत्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा मंचन करती हैं, तो उनसे आपका कैसा तालमेल रहता है कि वाद विवाद होता है या बातों का जो भी होता है आदान प्रदान होता है, कविताओं का आदान प्रदान? जी, ये तो बड़ा पर्सनली प्रश्न पूछ लिया आपने कि भाई है ना। देखिए हर किसी के घर में चाहे पति पत्नी का अगर वाद विवाद ना हो तो प्रेम नहीं होता है। अब हमेशा देखिए, आप हमेशा प्रसन्न है जीवन में, आप हमेशा 100 साल तक प्रसन्न है, तो आपको दुख क्या होते हैं आपको रत्ती भर भी अनुभव नहीं होगा दुखों का, और दुख के बाद जो खुशी मिलती है तो वो अप्रतिम होती है। तो मुझे लगता है कि पति और पत्नी में चाहे वो बड़े कलाकार हों, मतलब अमिताभ बच्चन जी हों, या मतलब एक हमारे काश्तकार हों, या मतलब कोई भी हो, सफाई कर्मी हो, कोई भी आम आदमी हो, तो घर में नोक झोंक पति पत्नी की चलती रहती है और ये जरूरी भी है, वहीं से अच्छा कंटेंट निकलता है। तो फिर वहीं से कई बार जैसे हम लड़ते हैं दोनों, तो वहीं से ये हुआ यार चलो ये इसमें भी जो है कुछ है। हालांकि मैडम जो है आना नहीं चाहती फिल्मों में, जबकि बहुत बेहतरीन अभिनय करती है वो, उसी से मैं सीखा हूँ। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखती है, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है उनका, लेकिन आना नहीं चाहती है। कई बार बोल दिया कि मेरे साथ तो मना करती है। तो कई फिल्मों में आपने देखा को जो मैं फेसबुक के लेकर रहा हूँ, तो अंदर खाने जो है सिर्फ आवाज आती है उनकी, लेकिन वो पिछले भी आवाज होनी और तो तय पर मतलब वो लाखों में व्यूज जाते हैं। तो यह वो मेरे लिए प्रेरक है, मैं उनके लिए प्रेरक हूँ। और आज वो विभिन्न मंचों में जाती है, तो उन्होंने अपने प्राथमिक काल में गढ़वाली में लिखना शुरू किया था, तो थोड़ा बहुत मुझे दिखाती थी, तो उसमें थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मैंने करेक्शन किया, लेकिन आज वो बहुत बेहतरीन लिखती है कि मतलब मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता हूं जहां मेरी वाइफ उपासना सेमवाल लिखती है। बहुत अच्छा लिखती है। अभी जो है एक नई किताब का लोकार्पण होना है अभी, ध्यान करके, उसमें 156 उनकी गढ़वाली कविताएं हैं, तो बहुत बेहतर। और मैं बहुत अच्छा तालमेल, अगर वो दूरदर्शन में आती है, प्रसार भारती में आती है, कुमार विश्वास की टीम के साथ उसने गोचर में मंच संचालन किया, आपका दिल्ली वगैरह में, तो अगर इतने नामचीन कवियों के साथ अगर वो मंच में बैठ रही है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा गौरवान्वित पल है मेरे लिए। तो जब मैं घर, मेरी वृद्ध माता 91 साल की, तो मैं माता जी थोड़ा अशक्त है, चलती तो है लेकिन थोड़ा विस्मृत हो गई है, तो घर में रहना पड़ता है। अगर मैं आज शूट में हूँ तो वाइफ मेरे घर में है, अब मैं घर जाऊंगा तो उनका दूरदर्शन प्रसार भारती में कुछ दिन बाद कार्यक्रम है। तो बस ऐसे ही तालमेल हम बिठाते हैं कि भाई आपका भी काम न रुके। और मुझे लगता है कि हर किसी की सफलता के पीछे पुरुष और महिला का हाथ होता है, ये मैंने अपने जीवन में पाया है। और कभी भी आपके चैनल के माध्यम से उन महिलाओं के लिए या उन पतियों के लिए मैं संदेश जरूर दूंगा कि अगर आपकी पत्नी में, आपकी बहन में अगर कोई टैलेंट छिपा है तो उसको कभी भी दरकिनार मत कीजिए, नजरअंदाज मत करना। आप उसको जो है एक ऊर्जा देना, एक संवेग देना, ताकि वो अपने मंच तक, अपने मंजिल तक पहुंच पाए। जी, जैसे कि सेमवाल जी में बात करता वाद विवाद, एक प्रतियोगिता की बात कर रहा था, आप मतलब आपने कुछ और समझ लिया। ठीक है। इसके बाद में एक चीज और जरूर जानना चाहूंगा कि वो हिमाचल से रहने वाली है, आपकी लव मैरिज भी है ना? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज जो भी है, मैंने थोड़ा सा मतलब जान के, मैं उनसे भी पहले मिला हूँ। तो उन्होंने जो गढ़वाली लिखना सीखा, बोलना सीखा, इतना बारीकी से मैंने किसी और को कभी बोलते हुए नहीं सीखा देखा। बहुत सारे लोग हैं कि गढ़वाली भूल गए हैं, गढ़वाली नहीं बोलते हैं। भले हम भी अभी अपने ऑडियंस के लिए कुछ अलग
उसमें हिंदी में बोल रहे हैं क्योंकि हमारी बहुत बाहर की हाँ मतलब लोग भी सुने हैं जी। और लोग भी हैं। जब उन्होंने ये भाषा सीखी, क्योंकि हिमाचली और गढ़वाली में बहुत फर्क है, तो कैसे उन्होंने इतना अच्छा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द लिखते हैं वो कि बहुत सारी बारीकी होती है उनमें। एक वो मसाण वाली मैंने कविता देखी थी, बहुत सारी कविताएं हैं, बेटी पे हूँ चाहे किसी भी हो, तो कैसे हुआ आपने? भाई देखिए, मूल तो वो रुद्रप्रयाग से हैं, चोपड़ा के बगल में एक सणु गांव है जी। तो काफी वर्ष पहले वो घर में आ गई थी, मतलब मायके में अपने यहाँ सणुगु में। उससे पहले उनके पिताजी जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इंडियन एयरलाइंस में कानपुर में। तो उनकी मतलब वो मूल तो यहीं के, लेकिन शिमला में उनके मकान वगैरह, तो वहीं पे भी उनकी कुछ शिक्षा हुई है शिमला में। तो पहाड़ी भी आती है, उसको हिमांचली भी बोलती है, जो भाषा है वहाँ पे पहाड़ी भाषा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हमारी शादी हुई है तो अरेंज मैरिज है हमारी। हाँ, तो अब भाग्यवश मिल गई भाई, तो स्थितियाँ तब बड़ी प्रतिकूल थी हमारी, लेकिन आज सब ठीक होगी। तो मेरे साथ रहने के बाद 18 साल शादी के हो गए, तो मेरे साथ रहने के बाद 13-14 साल तो मतलब गढ़वाली तो उसको पूरी आती है, तो बेहतरीन, मतलब उसको बहुत सारी किताबें पढ़ती है, उसको किताब पढ़ने का शौक है, गढ़वाली भाषा, गढ़वाल का इतिहास, पौराणिक इतिहास बहुत पढ़ती है, और उसके बाद एक कंक्लूजन लेके फिर वो लिखती है। एक उनकी एक कविता थी, बहुत वायरल हुई थी, बीच में कुछ किसी की नारी हो तो ऐसा मत बनना, कोई बीच में एक केस आया था। हाँ हाँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सा केस था, लेकिन मौर्य ऐसा कुछ करके था। हाँ था, मैं बहुत सारी हैं उसकी कविताएं में। अगर आपको कुछ उनकी कोई कविता याद हो तो आप गुनगुनाना चाहें या मेरे ख्याल से 1-2 कविताएं, वो तो भाई ये एक मसाण वाली बता रहे हैं, वो बहुत पुराने की, गांव बेटे ने मसाण भी लेफ्ट हो गए हैं बल, हमने सुने देहरादून शिफ्ट हो गए हैं बल। तो इसमें मसाण से ये मंतव्य था। देखो जो कवियत्रियां होती है वो बड़ा धरातल तक पहुंचने के बाद ही उनके शब्द आते हैं। तो मतलब ये था कि जब पलायन, उसकी एक विचारधारा थी कि अगर पलायन किसी गांव से हो जाएगा तो जो हमारे मसाण वगैरह लगते हैं ना, तो उसने ये सोचा कि अभी बोलते हैं ना कि भाई मसाण लगी, भूत लगी थे बरते नचा गोमा, जो द्योस मारो उनसे अपन मसाण न चोड़न, भूत न चोड़न, घर उन्दे उंजन, द्वि कार्य होता है, एक तो पितृकूड़ा में पितृ रोकने का वास्ता, और एक मसाण देवता न चोड़ने का वास्ता। तो उसके दिमाग में भाई कवि की कल्पना है कि भाई अगर माना सब पलायन कर जाएंगे तो ये मसाण कहाँ जाएंगे, मतलब तो उसने उस रूप में सोचा कि भाई गांव के गांव खाली हो जाएंगे तो मसाण कहाँ जाएंगे। तो फिर उसमें एक ऐसे कि गांव बेटे मसाण भी लेफ्ट हो गए, हमने सुनी देहरादून शिफ्ट हो गए बल, खोजी धार खाल और गांव को मसाण मिले ठेठ ब्योड़। हाँ, या कर 82 मीटिंग हुई बल, तब तेन बोले बोले कि मतलब मैं मुझे याद नहीं है कि भाई मैं देहरादून में गई, मैं शहरों में गई, तो देखी कि खुला बाखड़ू ते छक्का चौड़ा, मुर्गू ते छक्का चौड़ा। और जब मैं ते पर देख लाल बत्ती पे उसने बहुत अच्छा यखड़ रोड, पता नहीं क्या लिखा हुआ है कि सुमसाण जब चौराहा पर गए तेन बोली लाल लाइट क्या, तो इस टाइप से एक मनोरंजन भी है। और लास्ट में वो वापस आता है, वो मसाण भी वापस आता है कि, और दूसरा जब मसाण उसको पूछता है जो घर में क्या देख बे तो वो ये बोलता है भाई जब देखो वहाँ इंसानियत नहीं है। हमारे जो पहाड़ों में कोई अगर मर गया 10 किलोमीटर दूर गांव में भी, तो लोग जो है जाते हैं सांत्वना देने के लिए, जाते हैं कि नहीं। तो शहरों में उसने कहा कि मेरे को तो कोई भाव नहीं दे रहा था वहाँ, बोला था ये मसाण मुसाण तुम यहाँ नहीं है, शहर है यहाँ मसाण नहीं होते हैं, मसाण होते हैं पहाड़ों में। अरे ना तो वहाँ कोई पूजा कर रहा है मतलब उस ढंग से, हमारे यहाँ मतलब धूप बहुत ज्यादा है, पसीने से तरबतर है, और तो मतलब ये इस टाइप से एक भाव था कि वहाँ पानी नहीं है, बोतलों में पानी मिल रहा है पैसे का। तो मसाण ने ये बोला कि भाई वहाँ तो पैसे, हमारे यहाँ तो प्राकृतिक जल स्रोत है, मठ मंदिर है, घूमने का स्पेस है, लोग जो है आपस में बतियाते हैं, गांव दूर गांव के भी लोग, अगर माना कोई शादी है, मतलब कोई बारात है या अन्य कोई पूजा पाठ है, उसमें सारे लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे शहर में ये है कि इस मकान में मैं हूँ, बगल वाला कोई मर गया तो जाने को तैयार नहीं, मरा होगा, एक्सीडेंट हो गया अगर 3 दिन पड़ा रहेगा, लेकिन व्यक्ति रुकता नहीं है। तो जब मसाण ने ये सारी चीजें देख बोला यार भाई उससे बढ़िया तो हमारा गांव बढ़िया लगा, और इन आदमियों को जाने दो, कम से कम यहाँ खुशी तो है हम दोनों की, तो तू भी मसाण मैं भी मसाण, इसलिए मुझे शहर में नहीं जाना है, यहीं रहेंगे कोई बात, रोड पर साथ में। हाँ रोड पर साथ में मिलो भाई, उसमें था कि भाई लोग थोड़े, तो इस टाइप से ही सारी। तो सिमाल जी आपन मतलब एक पत्रकार होना ना, था बहुत सारा सवाल कुछ वाला नेताओं से भी, अभिनेताओं से भी, या कई सामाजिक लोगों से भी। एक छोटी सी सेगमेंट हूँ हमारी ये पॉडकास्ट में, जेम हम रैपिड फायर करना, जेम अपन हाँ या ना हो जवाब। अच्छा ओके। तो कुछ सवाल छन मेरा कि जन आपन बताइए कि बहुत सारा हमारा ये लोग बोलते ना, आपन बहुत सारा शब्द सुनने वाला आजकल, पहाड़ी,
पलायन, बेरोजगारी या रोजगार, तो आप ये पर क्या बोलन कि जब आजकल पहाड़ी पर बहुत बवाल हुए, तो मतलब पहाड़ी कुछ लोग और के बोलन कि लोग हम पहाड़ी का या कुछ भाई मतलब यन लग रहा कि जो पहाड़ पर होनन जग विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मतलब वहाँ पे आपका स्वास्थ्य के लिए अच्छा केंद्र नहीं है, एजुकेशन के लिए अच्छा केंद्र नहीं है, और पहाड़ सदृश जीवन है जहाँ पे पहाड़ की तरह जीवन हो, तो मुझे लगता है वो पहाड़ी है। बिल्कुल। और पहाड़ी हृदय से बड़े मर्म स्पर्शी होते हैं और बाहर से बड़े कठोर होते हैं। तो पहाड़ी मतलब जैसे हम पहाड़ से हैं, अभी मैं जौनसर गया था तो वो बड़ा, मैंने कहा किस भाषा में बात करेगी, पहाड़ी, मैंने कहा आपके हम पहाड़ी हैं, तो उनका बड़ा गर्व फील हो रहा था कि हम पहाड़ी हैं। तो मुझे लगता है पहाड़ी मतलब जो पहाड़ों में रहते हैं, चाहे उन्होंने माइग्रेट करके अपने रोजगार के चलते या अन्य कारकों के चलते अगर शहरों में भी बसे हैं, लेकिन है वो मूल तो पहाड़ी है, मैं उनको पहाड़ी मानूं, उनकी मानसिकता पहाड़ी है। तो पहाड़ी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होता, जहां तक मुझे लगता है, और आगे बढ़ने की ललक होती है उनमें, और अंदर से तो बड़े मर्म होते हैं लेकिन बाहर से पहाड़ की तरह कठोर होते हैं। चलिए अगला सवाल पे आते हैं कि केदारनाथ का अगला विधायक कौन है? अब देखिए, हाँ मतलब ये तो एग्जिट पोल भी नहीं बता सकता है, फिर भी पर ये है कि मतलब देखो, ये पार्टी होती है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, और जो निर्दलीय है उनके लिए बड़ा मशक्कत का काम है ही। मतलब देखिए, ऐसा नहीं कि मतलब उनमें हुनर नहीं है, ऐसा नहीं है मेरा, तो भी फ्रैंक बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपने जनता के बीच में जाना है तो पैसे आपको चाहिए, सीधी सी बात है। आप मतलब किट बांटते हैं, आप जो है बुक्स बांटते हैं, अन्य चीजें वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मेरी जो जनता है वो समझदार है क्या क्या बांटते हैं, ये कितना क्या देते हैं। तो एक निर्दलीय के पास या तो वो अरबपति हो कि जो करोड़ों रुपए लगा दे और उसके बाद अगर नहीं भी जीता तो उसके मन में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए निर्दलीय रूप से जीतना थोड़ा कठिन जरूर है। या तो वो इन वर्षों में गांव में प्रत्येक दूरस्थ गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जो है एक ऐसा संवाद करे ताकि लोग पैसों को भूल जाए और अन्य जो चीजें चुनाव में बांटी जाती है उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, तो वो व्यक्तित्व या तो व्यक्तित्व ऐसा हो तो है। केदार घाटी में एक उदाहरण ऐसा भी मिला है कि कई सारे लोग जिनके पास अच्छा पैसा था वो भी चुनाव हारे हैं। जी बिल्कुल, हाँ वो पैसे, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, जनता का जो मूड होता है भाई सब ना, और जैसे क्रिकेट के लिए बोलते हैं अंतिम गेंद तक, तो चुनाव के लिए बोलते हैं अंतिम रात तक। आपने सुना होगा भाई, एक काल रात्रि जिसको बोलते हैं भाई, वो चुनाव वाली रात, उस रात्रि में क्या हो जाए वो कहना मुहाल है। तो ठीक है, निर्दलीय भाई अच्छा जो कार्य हमारे केदार घाटी के हमारे क्षेत्र के जो है गौरव है, बोला त्रिभुवन चौहान, और लोगों की सेवा कर रहे हैं। मतलब कहीं पे कोई समस्या आती है तो कम से कम लोगों के लिए ये तो है कि त्रिभुवन को फोन करते हैं कि त्रिभुवन भाई ये दिक्कत आ गई, और त्रिभुवन पहुंचता है वहां पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो जीत जाएंगे, ये मतलब मेरा कहने का मतलब नहीं है। पार्टियां होती है और त्रिभुवन चौहान भी अच्छा कार्य कर रहा है, और हमारी बीजेपी मोदी के नाम से तो वैसे भी बहुत बेहतरीन। और भाई साहब हमारे कांग्रेस अगर सत्ता परिवर्तन जो अभी कुछ चल रहा है कहीं पे कि भाई शायद ऐसा हो कि 2 बार लगातार बीजेपी बन गई, अब जो है कांग्रेस आएगी, या तो ऐसा भी संभावित हो सकता है, उसमें मतलब 100% कोई नहीं बोल सकता। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं कि सबसे बढ़िया सरकार किसकी थी, बीजेपी की या कांग्रेस की, क्योंकि तीसरा दल तो यहाँ कभी आया रहा ही नहीं। हाँ, तीसरे दल में मुझे लगता है कि जब वो यूकेडी थी तो 4-5 विधायक जीते थे उनके सबसे पहले, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। कैसे बनाते 5 विधायकों में, लेकिन वो कांग्रेस की गोद में या बीजेपी गोद में जा बैठे थे, इसलिए उनका जो निरंतर डाउनफॉल होता रहा। आज कहाँ यूकेडी का है ना। तो क्षेत्रीय पार्टी अगर मतलब संगठित हो, मतलब कुछ ऐसे युवा तुर्क जो है ऊर्जावान बच्चे अगर संगठित हों तो तीसरा विकल्प भी हो सकता है। और दोनों पार्टियों में देखिए कमोबेश स्थितियां ये होती है, दोनों पार्टियां बहुत अच्छी होती है और दोनों पार्टियां भ्रष्ट भी होती है। और नेता तो मैं ये बोलता हूँ भाई साहब किसी का नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया। अभी एक उदाहरण देता हूँ मैं कि एक उपहार समिति ने एक महिला का मकान बनाया था पूनम कम साल में, और भैंसारी में बहुत सारे मकान बनाए, तो लेकिन मैंने बहुत जगह उसको जो है प्रचारित किया था, लेकिन कभी उस मेरी पोस्ट पे पैसा देने को तो छोड़ दीजिए, किसी विधायक का, किसी मंत्री का, जबकि मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं, किसी का उस पर ये नहीं आया कि आप चलो पैसा ना दे। ये भी तो बोला जा सकता है कि उपहार समिति बहुत अच्छा काम करे, या कहीं पे
सम्मान की जगह, मैं ये नहीं बोला सम्मान नहीं, तो उपहार समिति को आप बुला तो सकते हैं कहीं पे बड़े कार्यक्रमों में, भाई ये लोग वाकई मांगे भाई, तो देखो भिक्षाटन करके आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, एनजीओ कोई भी हो, तो आप उसमें से 50 लाख रुपए गायब करें, 50 आपने बांट दिया, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपके पास पैसे न होने के बावजूद भी लोगों से भिक्षाटन करके, यार आप किसी की जेब से 500 रुपए निकाल के देखो ना, लोग देंगे नहीं। लेकिन उपहार समिति में हम ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि लोग देते हैं 500 रुपए। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं कि बीजेपी या कांग्रेस बीजेपी, लेकिन है नहीं। ये उदाहरण दे रहा हूँ कि उस एक वृद्ध महिला थी, उसको बड़ा प्रचारित किया सौरभ बोगड़ा जी, क्योंकि उपचुनाव का माहौल था, सौरभ बोगड़ा जी थोड़ा रुझान लिया, लैट्रिन बाथरूम बना था, बाकी तो हमने मकान बना के दिया। लेकिन मुझे लगता है नहीं कि मतलब बहुत सीरियस तौर से ये लोग सोचते हो जनप्रतिनिधि। आपकी नज़र में, अगला सवाल है, आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन है अभी तक उत्तराखंड का? क्योंकि इतने सालों में, अभी 25 साल हुए हैं, 25 साल में 12-13 मुख्यमंत्री बन गए हैं शायद, तो कौन था बेहतर मुख्यमंत्री? ये देखिए, अब अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बीजेपी से बोलूंगा तो कांग्रेस वाले नाराज होंगे, कांग्रेस से बोलूंगा तो बीजेपी नाराज होंगी। लेकिन मतलब एक ईमानदार छवि और नीति, जैसे मोदी जी लेते हैं तुरंत 8 बजे ये होगा वो होगा, तो मिस्टर भुवन चंद्र खन्नोड़ी जी मेरे बहुत मतलब अच्छे मुख्यमंत्रियों में से उनका नाम शुमार है, तो मुख्यमंत्री भुवन चंद्र। इसी में आगे बढ़ते हैं कि क्या आप कभी राजनीति में आना चाहेंगे? जी देखिए, अभी तो हमारे गुप्तकाशी में नगर पंचायत गठित हुई है, तो मैं तो चूंकि समाज सेवा से जुड़ा ही हूँ, बहुत सालों से निरंतर कार्य कर रहा हूँ। चाहे किसी की विधवा पेंशन लगानी हो, वृद्धावस्था पेंशन लगानी, जब लोग हार जाते हैं तो मेरे पास आते हैं कि भाई वहाँ फाइल जमा होगी, तो एज ए रिपोर्टर फोन करता हूँ तो अधिकारी मान लेते हैं, कर लेते हैं। तो भाई साहब, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस बार नगर पंचायत गुप्तकाशी का अध्यक्ष बनूं, और पूरी तैयारी भी थी, और लगभग भगवान के आशीर्वाद से ये था कि सुनिश्चित थी जीत, मतलब जो आंकड़े थे। लेकिन वहाँ पे ऐसी सीट हुई तो मतलब ठीक है, बीजेपी से वहाँ पे जीते हैं, उनको भी शुभकामनाएं, और भविष्य में जरूर अगर कभी सामान्य सीट आती है तो कोशिश करेंगे। तो सीमा जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, राजनीति की हो, चाहे सामाजिक जीवन की हो, या आपके अभिनय जीवन की हो, तो अगर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको उपहार समिति के बारे में कुछ बताना चाहें, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहें, तो आप उन्हें क्या संदेश देंगे कि आप उपहार समिति से कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं जो हमारे मित्र हैं जो हमें इसमें देख रहे हैं जी, एक गरुड़ पुराण में कथा आती है कि श्रवण और श्रावणी है, एक ऐसे 2 नाम है जो यमराज के अंगरक्षक है, जो बाहर रहते हैं, अगर गरुड़ पुराण पे विश्वास किया जाए। और हमारे शास्त्र ने, अगर उसमें किसी ने कुछ लिखा हुआ है, वेद है, उपनिषद है, तो मेरे ख्याल से जरूर कुछ न कुछ तत्व तो होगा ही उसमें। तो अगर एक कथा है कि व्यक्ति जाता है, जो गरुड़ पुराण में बताया गया, व्यक्ति चला गया, मरने के बाद आत्मा चलेगी, वहां पे श्रवण और श्रावणी रहते हैं। तो उन्होंने रजिस्टर निकाल दिया, हाँ भाई विपिन सेमवाल जी या आप राकेश जी, हाँ बताइए, ठीक है सर, पिताजी का नाम ठीक है, जो मतलब एक मैं हाँ कि भाई सर आपने क्या किया, तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, सर मैं विपिन सेमवाल, और मैंने शादी की है, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक IAS है, एक लंदन में सेटल्ड है, उसकी पत्नी है वो PCS है, उसकी पत्नी मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर है, ये है वो बोलते नहीं मतलब आपने मतलब समाज के लिए क्या किया। तो फिर मैं ये बोला, अरे समाज के लिए क्या करना, देखो मेरी माँ थी, मेरा बाप था, ये था वो था, मेरी दीदी थी, उनके लिए मैंने ये किया वो किया, मकान बनाए बच्चों के लिए। फिर वो ये बोलते कि नहीं, आपने जिस निमित्त भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद जीवन में प्रादुर्भाव आपको जो है मनुष्य योनि में आपका प्रादुर्भाव किया, तो उस निमित्त आपने क्या किया। तो वहां पे हम 0। मेरी ये यात्रा भाई साहब, मैं आपको बता दूं राकेश जी की ऐसे ही शुरू हुई थी। मैं देखो ये कर्मकांड का काम भी करता हूं, तो एक गरुड़ पुराण में मतलब एक पढ़ रहा था मैं कथा, तो मैंने ये जिक्र कई कथाएं की, मैंने लगभग 50-60 कथाएं पढ़ चुका हूँ गरुड़ पुराण में। तो जब ये जिक्र आता तो मैंने कभी उस पर मनन नहीं किया। तो एक दिन हमारे यजमान जी ने बोला कि पंडित जी, जो आप ये बता रहे हैं कि क्या ये आत्मा परमात्मा ये ऊपर गए फिर नीचे आए, क्या ये सही है? फिर मैंने कहा कि वो भी तो सही होगा, फिर जो इंसानियत की आप बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, उस दिन मैं रात को सो नहीं पाया। मैंने सोचा, मैंने कहा वाकई मतलब बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियों के बाद जो है ये योनि मिली है, मनुष्य योनि, और हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए। देखो इतनी सारी योनियां, सिर्फ एक मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसे कमाता है, उसके बाद खाना खाता है, लेकिन अन्य योनियां, चाहे वो मक्खी है, बकरी है, गाय है, भैंस है। कभी आपने सुना है राकेश जी की मतलब वो जो है उन्होंने कमाया हो। मनुष्य एक ऐसा घातक प्राणी है
जो दूसरे की जमीन कब्जा करता है, दूसरे के धन पे, वैभव पे ईर्ष्यारत रहता है, लेकिन अन्य जानवरों में देखा आपने कभी कोई ईर्ष्या रहती है? नहीं। तो मुझे लगता है कि मानव से अधिक मर्म स्पर्शी हृदय जानवरों का होता है भाई साहब, और मनुष्य उसको प्रताड़ना नहीं देता है, जानवरों को काटता है, मारता है ना। अपने स्वार्थ के लिए आपने जो है बैलों को भी अपने स्वार्थ के लिए गाय दूध देती है इसलिए आप पाल रहे हैं, बैल तुम्हारा हल लगाते इसलिए पाल रहे हैं, बकरी जो है बेचने के बाद तुम्हारी आर्थिकी ठीक होगी इसलिए, फ्री में पाल के देखो ना किसी जानवर को। तो मनुष्य योनि में तो मैंने सोचा वाकई यार मनुष्य योनि में मनुष्य सबसे बुद्धिमान आदमी होता है, जिसने जो है एआई बना दिया है, कंप्यूटर बना दिए, प्लेन बना दिए, मनुष्य ही तो है। लेकिन आपने 2 दिन का जीवन है, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मृत्यु का 1 सेकंड भर का कोई पता नहीं लगता है। लेकिन अगर ये सही है, गरुड़ पुराण हमारे शास्त्र सही है, अगर आप वहां पे मर के जाएंगे तो आपके पास क्या उत्तर होगा बताइए। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई न केवल मैं ये बोलता हूँ कि आप उपार समिति से न जुड़िए, मेरे जो दर्शक है, ऐसा नहीं कि भाई उपार समिति, अगर जुड़ना है तो शायद इसके नीचे आप मेरा नंबर और आप वो कर सकते, या विपिन सेमवाल आप उसको सर्च कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो आपको मैं दिखूंगा और मैसेंजर में आप जो है मैसेज लिख सकते हैं। मैंने उपार समिति का अकाउंट नंबर खोला हुआ है, रजिस्टर्ड है, उसमें 500-500 रुपए मिनिमम, कई लोग 1100 रुपए भी देते हैं राकेश जी, कई लोग जैसे मकान बनता कोई 50,000 भी दे देता है। अब हमारे आप ही के जो प्रबंधक हैं जस पवार, तो वो भी कई बार जो है उन्होंने 20-20, 25-25, 30,000 रुपए दिए हमारी समिति को, ताकि हम कोरोना काल में हमने बहुत हार्दिक फिल्म्स के बैनर तले हमने बहुत राशन बांटा, 500 किट बांटे हैं। तो जस पवार भी बहुत बड़ा उनका हृदय है। तो मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि उपार समिति से जुड़िए, क्योंकि अगर आपको मंच नहीं मिल रहा तो मंच मैंने सजा के दिया हुआ है। हमने 47 बेटियों की शादी कर दी, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं ये चाहूंगा मैं 1000 बेटियों की शादी करूं, मैं ये चाहूंगा मैं 100 से अधिक मकान बनाऊं, मैं ये चाहूंगा 1000 से अधिक बच्चों को गोद लेके उनकी शिक्षा पे खर्च करूं। तो आपसे अनुग्रह है कि आप उपार समिति से जुड़िए, 500-500 रुपए की धनराशि आप दे सकते हैं हमें, बड़ा पुण्यगामी काम है। तो आपको फिर नौबत नहीं आएगी वो श्रवण और श्रावणी के सामने झुकने की, बोलेंगे भाई हमने कलेक्शन किया है, हमने इतनी बेटियों की शादी की है। और दूसरा, अगर माना कि अगर आप उपार समिति से नहीं भी जुड़ते हैं, तो मैं ये मानता हूँ अगल बगल आप देख लीजिए, चयनित कीजिए, चिन्हित कीजिए, भाई आपके बगल में किसी के यहाँ शाम का जो है खाना ना हो, आपके बगल अगल में किसी गांव में हो सकता है कोई बच्चा जो है आर्थिकी के अभाव में पढ़ नहीं रहा हो, तो आप उसको भी सहयोग कर सकते हैं, वो भी एक पुण्यगामी काम है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप जुड़िए और निरंतर सामाजिक सरोकारों में अपनी महती भूमिका दर्ज कीजिए। जी, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप सेमवाल जी। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया कि दानों का सबसे बड़ा दान कन्यादान है, बिल्कुल है ना, कि आप एक जैसे पिता की भूमिका निभा रहे हैं, आप चाहे अनाथ है कोई लड़की या कोई बच्चा अनाथ है, तो आप पिता की भूमिका निभा रहे हैं। और 47 आपने बताया कि 47 बच्चों की आपने शादी करा दी, तो बहुत सराहनीय कार्य है। और आपके जो हौसला है, आपकी जो साहस है, उसको हम सलाम करते हैं। और जो हमारे दर्शक हैं वो भी आपसे जरूर प्रेरणा लेंगे कि उत्तराखंड के जो गुप्त काशी का क्षेत्र है, हमारे केदार घाटी है, वहाँ भी एक ऐसा शख्सियत है कि जो निरंतर मतलब निस्वार्थ भाव से खुद के सोर्स से इतना पैसा इकट्ठा करके लगा रहा है, तो ये बहुत सराहनीय। जी बिल्कुल, अभी आपने कहा कि आप कर रहे हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ और हर जगह बोलता हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं एक सेतु हूँ, ब्रिज हूँ, और मेरी जो शक्ति है, मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो संवेदनाएं हैं और मेरे पीछे जो शक्ति है, वो मेरे 84 लोग हैं, 85वां में मैं लास्ट में, मैं अपने आप को मानता हूँ लास्ट में, जो थोड़ा सा एक मंच बना के दिया है। और गांव में मैं जाता हूँ, चिन्हित मैं करता हूँ, लेकिन उन 84 लोगों ने आज तक कभी 7 सालों में कभी ये नहीं बोला कि सर हमने ये पैसा दिया है, आप थोड़ा हिसाब किताब दिखाएंगे। माने ये इतनी बड़ी मुझे बात लगती है। कई बार देखा मैंने, पैसों पे लोग लड़ पड़ते हैं, 2-3 साल सस्ताई रहती है और वहां पे फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरी उपार समिति के जितने हमारे शायद आप देख भी रहे हो, जितने भी लोग हैं, तो मैं तो इतना गर्व फील करता हूँ राकेश जी की मतलब आज तक किसी ने, हो सकता है मैं उसमें से पैसे निकाल रहा हूँ, सही बात माना, लेकिन वो देख रहे हैं ना कि इस व्यक्ति ने 7 सालों में कितना कलेक्शन हुआ होगा। मुझे तो लगता है 20-25 लाख रुपए। अब ऐसा तो है नहीं कि 7-8 सालों में सीधे 85 जुड़े हों, तब पहले 2 जुड़े होंगे, 3, हो सकता है कि ये 85 जो है 6वें साल बाद जुड़े हों। तब भी अगर मैं स्टार्टिंग से लगाऊं तो 15 से 20 लाख रुपए आया स्टार्ट, लेकिन मैंने तो 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। सही बात। मैंने अगर 8 मकान बनाए भाई साहब, उस पहाड़ में जहाँ एक ईंट 18 रुपए की पहुंचती है, वहां किसी विधवा को 2 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम देना,
किसी को फर्नीचर देना, क्या वो 15 लाख 20 लाख कलेक्शन आया होगा, चलो ठीक है, तो क्या मैं 1.5 करोड़ का काम कैसे कर दूंगा? बताइए। 8 मकान का हिसाब लगाइए और लगभग 50 बेटियों का हिसाब लगाइए। बिल्कुल सही। तो मतलब ये है कि तब भी मैं उपहार समिति बोलता हूँ हमेशा। मैं 85वां नंबर है मेरा, 85, और स्टार्टिंग में मेरे अन्य लोग, मैं सबसे लास्ट में हूँ, मैं लास्ट में बैठा हूँ। वो पैसे कलेक्ट करके मेरे पास देते हैं और मैं उसको अपने हिसाब से लगाता हूँ, अपने हिसाब से। कोई मेरे को रोकता नहीं है मेरी समिति को, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। कोई दिक्कत आती है उसमें वीडियोस हो गए, प्रधान के नंबर सब कि भाई आप कंफर्म कीजिए क्या है स्थिति, और जब दिया जाता है उसके फोटोग्राफ्स भी हो गए, चेक हम जो दे रहे हैं उसके फोटोग्राफ्स हो गए, ताकि मतलब एक पारदर्शिता रहे। हालांकि उनको जरूरत नहीं है, बिल्कुल। बैठक कई बार बुलाता हूँ भाई साहब मैं, कई बार कोई नहीं आता है। तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है मेरे लिए भाई साहब? मेरे मेरे पे बड़ा आशीर्वाद है भगवती सरस्वती माता का भी, और जो ये अन्य लोग जुड़े हुए हैं वो मेरी शक्ति है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी अधिक से अधिक जुड़ें, और हम जरूर काम कर रहे हैं, बड़ा सार्थक प्रयास करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जो भी आपके साथ उपहार समिति में जुड़े हैं उन सभी सदस्यों का, कि जो समाज के लिए इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आज की बात सब विराम देना चाहिए, फिर कभी अगर ऐसा रहेगा तो जारी रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये वार्तालाप करने के लिए, और अपने जो विचार हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और समाज में इतना बेहतरीन काम करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। तो ये था हमारे साथ रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी के रहने वाले विपिन सेमवाल, जो कि उपहार समिति के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने अभी तक 47 निर्धन कन्याओं की शादी कराई। इसके साथ साथ कई असहाय गरीब लोगों के मकान बनवाए, चाहे जो भी जरूरतमंद चीज थी उन तक पहुंचाई। इसके साथ साथ इनके कई सदस्य हैं जो इस समिति से जुड़े हुए हैं। सेमवाल जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और केदार घाटी के चर्चित चेहरे भी हैं, तो लगातार सोशल मीडिया के जरिए आप इनको देखते होंगे। उम्मीद करते हैं ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, कई सारी चीजें आपने इससे सीखी होंगी, और सेमवाल जी से जरूर प्रेरणा ली होगी कि समाज में ऐसा भी काम किया जा सकता है। ये मनुष्य जीवन सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं है, या सिर्फ निस्वार्थ अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी शख्सियत आपसे मिलाते रहेंगे हिली पॉडकास्ट के जरिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हिली न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।